नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने टैट के रिगार्डिंग एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को 1000 प्लस जो है वो साइंस के क्वेश्चंस जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। वन लाइनर क्वेश्चन हम कर रहे थे, लेकिन वन लाइनर में मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वन लाइनर में जो है वो थोड़ा सा आप खुद को चेक नहीं कर पा रहे हो, है ना। इसीलिए जो है आप लोगों के लिए इस सीरीज़ को MCQ बेस पे मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। और 1000 प्लस ही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, ठीक है। और सारे का सारा टॉपिक आप लोगों को जहाँ पे डिटेल में प्रोवाइड करना है वहाँ पे डिटेल में मैं आप लोगों को करवाऊंगी, और जहाँ पे आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो हम वैसा करेंगे, ठीक है। तो इसकी 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। जो कमीशन के रिगार्डिंग कमीशन का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हो। और आप लोगों के लिए सिर्फ टैट की अगर मैं बात करूँ तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए भी शुरू की गई है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज के क्लास। और मैंने जैसे कि आपको कहा कि प्लेलिस्ट आप लोगों को सभी सेक्शन की मिल जाएगी, चाहे इंग्लिश की है, हिंदी की है, मॉडर्न हिस्ट्री की है, साइकोलॉजी की है, साइंस की है, सभी की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। और नाम से आपको जो है वो पता चल जाएगा कि कौन सी किस चीज़ के लिए है, ठीक है। आप जो है वो पूछ सकते हो अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है कहीं पर भी, तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि पादप कोशिका में रसधानी होती है। रसधानी यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। तो वैक्यूल्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर है मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो है वो बीच में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे वो कहाँ पे है, वो सेंट्रल पार्ट में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके पास जो है वो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया था कि वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वैक्यूल्स यहाँ पे है। और ये कहाँ पे है, आपका सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट पे आपके वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसकी खोज अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन बन सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने की थी। नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अल्टमैन ने जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, और कब की थी, 1886 में की थी, ठीक है। और जो इसके बाद बेंडा है, बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किया था। खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की अल्टमैन ने, जो नाम दिया था वो बेंडा ने दिया था, याद रखना, ठीक है। ये कोशिका का श्वसन स्थल होता है, सांस लेने वाला स्थान है, ठीक है। कोशिका में इनकी संख्या जो है वो कोई डिसाइडेड नहीं है कि इतनी होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और इसी को कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है आपका ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। DNA केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है आपका DNA केंद्र के अलावा, यानी कि जो आपका सेंटर है उसके अलावा DNA कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवक में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। और आगे आपके पास है गोल्जाई बॉडी है, लाइसोसोम है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाइसोसोम जो है इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में भी बता दूँ तो मैंने क्या कहा, लाइसोसोम जो है वो डी डुवे नामक के कोई साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। ये कैसे हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप यहाँ पर देख रहे हो। तो मैंने क्या कहा, लाइसोसोम कैसा है, गोल जैसा स्ट्रक्चर है ना। तो लाइसोसोम क्या है, ये ऐसी संरचना होती है जो गोल है और ये घिरी हुई थैली होती है, ठीक है। इसमें 24 टाइप के जो एंजाइम्स है वो पाए जाते हैं आपके लाइसोसोम में, ठीक है। याद कैसे रख सकते हो, तो यहाँ पे लाइसोसोम को सुसाइडल, लाइसोसोम में एल आता है ना, तो सुसाइडल में भी एल आता है। तो सुसाइडल जो वेसिकल हैं यानी कि आत्मघाती थैली, इसको कहा जाता है लाइसोसोम को। क्लियर हो गया यहाँ पे। और जो स्तनधारी होते हैं उनमें लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आगे आता है, जैसे जो आपको मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पता होना चाहिए उसके बारे में ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैक्यूल के बारे में हम बात करें
तो जिसको हम जो है वो रसधानी कहते हैं। यह कोशिका की निर्जीव संरचना है, इसमें कोई भी जीवित ये नहीं है, निर्जीव है ये। तरल पदार्थ भरा होता है और जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु जो पादप कोशिका होती है उसमें प्राय यह बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। और यही क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था कि ये कहाँ पर स्थित होती है। क्लियर हो गया। फिर हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा सेंटर है, ये जो न्यूक्लियस है, ये कोशिका का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमुख अंग होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे। जो केंद्रक है द्रव्य, इसमें जो है वो धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा हुआ दिखाई देता है, धागे धागे होते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियस है। ठीक है, उसको क्रोमेटिन कहा जाता है, जो धागे जैसी संरचना होती है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि सेंटर में धागे जैसी जो संरचना का बिखराव आपको दिखता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्रोमेटिन कहा जाता है। और ये प्रोटीन एवं जो डीएनए होता है उसका बना होता है। ठीक है, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हमने पिछली क्लास में भी किया था। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मानव में कितने जो है वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़ा पाया जाता है। चिंपैंजी में 24 पाया जाता है और बंदर में 21 जोड़े पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना सा इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सी डिटेल है इनके रिगार्डिंग, तो वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी, इतनी सी काफ़ी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारे पास यहाँ पे कि पादप कोशिका में रसधानी कहाँ पर होती है, तो ये सेंट्रल पार्ट में होती है, मध्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किडनी। अब यहाँ पे किडनी के बारे में बोला है कि किडनी का काम क्या है, किडनी का मेन काम क्या है। वो डाइजेशन में हेल्प करती है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड को प्योरीफाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, या हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, हार्मोन बनाती है। तो किडनी का काम होता है कि हमारा जो ब्लड है उसको शुद्ध करने का काम, रक्त शुद्ध करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? ठीक है, अलग अलग टाइप के एंजाइम हैं। जैसे कि हमने पेनक्रियाज से रिलेटेड ट्रिक जो है वो डिस्कस की थी। आप लोगों को जिसको पता है, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पेनक्रियाज का करवा दिया था। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओगे कि पेनक्रियाज जो है यानी कि जो अग्नाशय है वो कौन कौन से जो है वो एंजाइम जो है वो रिलीज करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब लार में पूछा है कि लार में कौन सा एंजाइम है, तो लार में अमाइलेज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पेनक्रियाज आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि पेनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम जो है वो रिलीज करता है। लार में है आपके पास अमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट है यकृत, यानी कि जो हमारे पास है लीवर। तो बोला जा रहा है कि लीवर का जो है वो काम क्या होता है, यकृत का काम क्या है? ब्लड को बनाने का काम करता है, या ये बाइल को प्रोड्यूस करने का काम करता है, या ये सांस लेने में हेल्प करता है, या फूड को स्टोर करता है? तो यकृत का काम है, यकृत जो है वो एक रस का निर्माण करता है जिसको पीत रस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें यकृत के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर आते हैं हमारे पास। ये बोला जाता है जो यकृत है वो हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की वो यकृत है। ठीक है, पहली बात ये। इसके निचले भाग में जो है वो नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसे क्या कहा जाता है? पित्ताशय कहा जाता है। ठीक है, नाशपाती बोला जाता है। इसका जो पित्ताशय है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? तो इसका स्ट्रक्चर है नाशपाती के जैसा। यकृत शरीर के उत्पन्न जो जीव विष होते हैं उनको प्रभावित करता है। जितने भी विष होते हैं ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। इतनी चीज़ आपने याद रखना कि किस किस को पचाने के लिए उपापचय करने में हेल्प करता है? प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट, तीनों चीज़ों का उपापचय करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये चीज़ क्लियर हो गई। जल का रासायनिक बंध किस प्रकार का है? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वाटर? तो वाटर में किस टाइप का जो है वो, वाटर का हमने पढ़ा है कैसा स्ट्रक्चर है, H2O है। तो इसका जो बॉन्ड है वो कैसा है? आयोनिक है, कोवेलेंट है, मेटालिक है, हाइड्रोजन है। तो वो कोवेलेंट है, सहसंयोजक है, संयोजन से बनता है यहाँ पर। तो सहसंयोजन यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का प्रसार किस कारण होता है? वाई डू गैस डिफ्यूजेस? गैसेज जो है वो
फैलती हैं, डिफ्यूज़ होती हैं टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से या फिर डेंसिटी की वजह से। तो वो मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो है मॉलिक्यूल्स जो है अणु गति करते हैं इधर उधर, उसकी वजह से जो गैसेज हैं वो फैल जाती हैं, प्रसार हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्लोरीन का प्रतीक क्या है? क्लोरीन को किससे लिखते हैं? तो क्लोरीन को लिखते हैं हम Cl से। सी से क्या है यहाँ पर? सी है हमारा कार्बन है, ठीक है, और Cr आपका क्रोमियम है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? तो नाइट्रोजन को किससे लिखते हैं? N से लिखते हैं। Ni तो आपका निकल के लिए है, ठीक है, Na सोडियम के लिए है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का? 1 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो वो 8 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला बोला जा रहा है, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का सूत्र क्या है? तो विद्युत धारा को लिखते हैं हम V = IR। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। अच्छा सॉरी, विद्युत धारा पूछा है यहाँ पे, तो I = V/R जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे विद्युत धारा का सूत्र हमने देखा था। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि जब हम विद्युत धारा के सूत्र के बारे में बात करते हैं, विद्युत धारा है क्या? विद्युत धारा होती है किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहा जाता है विद्युत धारा। और विद्युत धारा की दिशा जो है वो धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और विद्युत धारा का SI मात्रक जो है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक है आपके पास एम्पियर, ठीक है। और ये कैसी राशि है हमारे पास? ये एक अदिश राशि है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हम बात करें विद्युत धारा के सूत्र की, तो ओहम का फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। ओहम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है? ओहम्स लॉ कहता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था इसका मतलब है जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था का मतलब है टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया जो भी विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों चीज़ों को छोड़ दो, यानी कि आप सिंपल याद रखना कि ओहम का नियम अगर मैं कहूँ तो हम बोलेंगे कि जो विभवांतर है, वोल्टेज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहीं से हमारे पास जो है ये बनता है कि V = RI, ये फॉर्मूला है। B से वोल्टेज, R से रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है। और आपसे पूछा है विद्युत धारा यानी कि I का पूछा है, I का फॉर्मूला क्या है? तो I का फॉर्मूला बनेगा V/R, ये है हमारे पास विद्युत धारा का फॉर्मूला। ओहम्स लॉ पूछा होता तो B = जो है वो RI हो जाता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का पूछा है तो इसीलिए हमारे पास ये बनेगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन किस नियम से होता है? रिफ्रैक्शन फ्लोज विच लॉ? न्यूटन, स्नेल, ओहम, बॉयल्स लॉ। तो प्रकाश का परावर्तन जो है वो स्नेल के नियम से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन सीरीज शुरू की है इसीलिए। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? सैटेलाइट बोली गई है अर्थ की, तो अर्थ की सैटेलाइट है हमारे पास चंद्रमा इकलौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? क्या वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेविटी कम होती है, कोई पानी नहीं है, कोई लाइट नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, लो ग्रेविटी की वजह से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वहाँ पे कोई भी वातावरण, वायुमंडल नहीं होता है चंद्रमा के ऊपर। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगे जो है वो किस प्रकार की होती हैं? रेडियो वेव्स आर मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, साउंड है, या फिर आपका लाइट है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है रेडियो वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु है हमारे पास लोहा, सोना, क्रोमियम, चांदी। तो क्रोमियम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्रोमियम जो है वो सबसे कठोर धातु है, ठीक है। सबसे भारी ऑस्मियम है और सबसे जो हल्की है वो हीलियम है। हीरा किसका अप्रूव है? तो हीरा जो है वो कार्बन का अप्रूव है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एलोट्रॉप बोला गया है। कोयला किसका रूप है? कोल इज अ फॉर्म ऑफ, तो कोल जो है वो किसका फॉर्म है? कार्बन का ही फॉर्म है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पेट्रोलियम किससे बनता है? पेट्रोलियम इज मेड ऑफ, तो पेट्रोलियम बनता है प्रोटीन से, हाइड्रोकार्बन से, कार्बोहाइड्रेट से या फैट से। ठीक है, तो पेट्रोलियम की बात हो रही है तो पेट्रोलियम बनता है हाइड्रोकार्बन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक में आवश्यक तत्व, इसेंशियल एलिमेंट्स इन फर्टिलाइजर्स, तो कौन से हैं इसेंशियल एलिमेंट्स फर्टिलाइजर के लिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, तो करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है और यही जो है वो फर्टिलाइजर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मानव का हृदय, यहाँ पे बोला गया है उसके रिगार्डिंग कि मानव हृदय किस प्रकार का पंप है? ह्यूमन हार्ट इज व्हाट टाइप ऑफ पंप? मैकेनिकल है, मस्कुलर है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, तो करेक्ट आंसर होगा मस्कुलर पेशीय पंप बोलेंगे हम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है वो 4 आपके पास जो है वो पाए जाते हैं भाग, जिसमें हमारे पास 2-2 कक्ष होते हैं दोनों जगह। ठीक, तो यहाँ पे आपको बता दिया, इसको हम बोलेंगे पेशीय चालक होता है ये, या पेशी चालित होता है, जिसको हम मस्क्यूलर टाइप बोलेंगे कि मस्क्यूलर टाइप का होता है। इसमें मैंने कहा कि जो है वो 4 कोश होते हैं मनुष्य के हृदय में, जिसमें हमारे पास 2 अलिंद आते हैं और अलिंद को क्या कहा जाता है? ऑरिकल कहा जाता है। और 2 निलय आते हैं जिनको जो है वो वेंट्रिकल कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, हृदय जो है हमें कार्डिक इम्पल्स की उत्पत्ति जो है वो ऐसे नोड द्वारा होती है, इतना आपने याद रखना। और हृदय की गति जो है वो पेस मेकर कहलाता है। हृदय की गति का प्रेरक जो है वो, किससे हृदय की गति जो है वो चलती है? तो वो पेस मेकर की वजह से चलती है। ठीक है, इतनी चीज़। और जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसको स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है वो मापा जाता है। और जो इसका मेजरमेंट है वो कैसे, हम ब्लड प्रेशर को कैसे देखते हैं? तो 120/80 जो है इसके थ्रू हम ये जो है वो चेक करते हैं कि क्या संकुचन हो रहा है, दबाव हो रहा है, तो वो 120/BP का आपके पास जो है वो इतना रहना चाहिए, मतलब सिंपल सी बात। ठीक है, इसमें जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इसके ठीक उल्टे अगर हम बात करें, जैसे कि हृदय है उसका संकुचन हो रहा है, जो धमनियाँ होती हैं, हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, तो उनकी दीवारों पर पड़ने वाला जो दाब होता है उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर पड़ता है जब हृदय हमारा जो है वो सिकुड़ता है। और इसके ठीक उल्टा अगर हम बात करें तो जिसको जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, जो कि निलय जो होता है हमारे पास, निलय जिसको वेंट्रिकल कहा हमने, तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न होता है ये। जब रुधिर जो अलिंद से निलय में प्रवेश कर रहा होता है ना, तब आपका मतलब जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में प्रवेश कर रहा होता है ना, तो उस टाइम पर जो है ये जो आपका अलिंद से निलय में प्रवेश कर रहा है तब डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है, ये बोला जा रहा है। सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए था कि किस टाइप का पंप होता है, तो पेशीय पंप है और 4 यहाँ पे इसके जो है वो कोश है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त क्यों दिखता है? तो लाल रक्त जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से, क्लियर हो गया। लाल रक्त जो है वाई ब्लड इज रेड, तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का पीएच कितना होता है? यहाँ पे बॉडी पीएच कितना है? तो यहाँ पर ऑप्शन 7 सी करेक्ट आंसर होगा। 7.4 जो है शरीर का पीएच होगा। ठीक है, यहाँ पे रुधिर का पीएच और शरीर का। ठीक है, अभी हम जो है वो यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ, इनको हम रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। ठीक है, मतलब हृदय के दाएं भाग को सिस्टेमेटिक जो है वो हृदय और बाएं भाग को पल्मोनरी हृदय कहते हैं, पल्मोनरी हार्ट। और सिस्टेमिक हार्ट और पल्मोनरी हार्ट, इसको ये याद रखना आपने। जैसे मैं आपको बता दूँ, ये इसका जो है वो राइट पार्ट है हृदय का और ये लेफ्ट पार्ट है। तो हमने क्या कहा, राइट यानी कि दाहिने भाग की हम बात कर रहे हैं, तो दाएं भाग को क्या कहा हमने यहाँ पर? इसको सिस्टेमिक कहा। ठीक है, इसको सिस्टेमिक हार्ट कहा। और जो इसका लेफ्ट पार्ट है इसको हमने क्या कहा? पल्मोनरी हार्ट कहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रुधिर वाहिका होती है ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। ठीक है, 3 टाइप में सबसे पहले आता है हमारे पास आर्टरीज। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आर्टरीज क्या होती हैं? ये हृदय से जो ब्लड है उसको शरीर के अंगों तक ले जाने वाला है, ये वो वाहिनियाँ हैं ये। तो ये काम करती हैं, हृदय से
शरीर के मतलब रक्त को, रुधिर को, यानी कि शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम है आर्टरीज का। और आर्टरीज को जो है वो हिंदी में क्या कहा जाता है, धमनियाँ कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपने ये याद रखना। दूसरी आ जाती है हमारे पास वेन्स। वेन्स का मतलब क्या है, शिराएं कहा जाता है इन्हें हिंदी में। ठीक है, शिराएं एक आपको पता चल गया। जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज करती हैं हार्ट से ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। और जो वेन्स हैं ये अंगों से वापस हृदय को शरीर के जो आपका जो हृदय का जो भी ब्लड है उससे ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो ये अंगों से वापस हृदय को रुधिर ले जाने की वाहिनियाँ हैं कि हृदय को, ब्लड को वापस लाती हैं। सिंपल सी बात है कि जो आर्टरीज हैं वो करती है हृदय से, जो है मतलब आपके हार्ट से, सिंपल सी भाषा में बोलूँ, मैं हृदय नहीं बोलूँगी नॉर्मल से, कि जो हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम करती है शरीर के अन्य भागों तक। और जो वेन्स हैं वो उसको वापस लाने का काम करती हैं, हार्ट तक उसको वापस लाने का काम करती हैं। ठीक है, और तीसरी हमारे पास यहाँ पे जो है वो वाहिका आ जाती है कैपिलरीज। ठीक है, क्या कहेंगे हम इन्हें, कैपिलरीज। और कैपिलरीज को क्या कहेंगे हम हिंदी में, कोशिकाएं कहेंगे। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये जो कोशिकाएं हैं तो ये करती हैं शिराएं और धमनियां दोनों को जोड़ने वाली वाहिनियां, ये दोनों को जोड़ती हैं। कौन सी, कैपिलरीज। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर रोग होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बल का सूत्र क्या है, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ये मैं पिछली क्लासेस में भी आपको करवा चुकी हूँ। तो फोर्स हम जब भी किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है, और वो आगे खिसकेगी तो F इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओजोन परत में छेद का कारण क्या है, किसकी वजह से जो है वो डिप्लीशन हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, तो वो जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, तो मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेंगू जो है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है, इतना आपको पता ही है। नेक्स्ट है, कार्बन किस प्रकार का चालक है, कार्बन इज व्हाट टाइप ऑफ कंडक्टर, तो कार्बन गुड कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, मेटल है, तो ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो अच्छा कंडक्टर है वो हमारी चांदी है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा होता है, तो सबसे सेंसिटिव पार्ट है आपकी स्किन, त्वचा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, पीरियड्स कितने हैं पेरियोडिक टेबल में, तो 7 पीरियड्स हैं, ये आपने याद रखना है। आवर्त जो है या पीरियड्स जो है वो 7 है। नेक्स्ट है, कितने समूह हैं, ग्रुप्स की बात की जा रही है, ग्रुप्स कितने हैं, तो 18 है। ये क्वेश्चन इकट्ठा पूछा जाता है कि कितने पीरियड्स हैं और कितने जो हैं वो ग्रुप्स हैं, तो 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, इस तरीके से आपने याद रखना है। और बहुत बार इसको जो है वो सभी स्टूडेंट गलत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में जो सेंटर होता है न्यूक्लियस में, उसके परमाणु के न्यूक्लियस में कौन से कण होते हैं, पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ओनली न्यूट्रॉन है या ओनली प्रोटॉन है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं यहाँ पे, ये आपने ध्यान रखना, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान कहाँ होता है, मोस्ट मास ऑफ एटम इज इन, तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन पर, न्यूक्लियस पर या ऑर्बिट पर या एनर्जी लेवल पे, तो न्यूक्लियस में जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि परमाणु का सबसे ज़्यादा मास जो है वो न्यूक्लियस में होता है। आवेश रहित कण कौन सा होता है, जिस पर कोई भी जो है वो चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो जिसमें नहीं है तो वो है आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये चार्ज रहित है, आवेश रहित है। नेक्स्ट है, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, समस्थानिक क्या होते हैं,
तो समस्थानिक का मतलब क्या है, जिसका सेम मास हो या सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास हो, सेम एलिमेंट हो या फिर भिन्न तत्व हो, तो कौन से कहलाते हैं हमारे आइसोटोप। तो जिसका जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, वो हमारे आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये 3 आपके पास यहाँ पे आते हैं, बता देती हूँ। प्रोटियम आपके पास है हाइड्रोजन का, ये ड्यूटेरियम है जिसमें आपके पास जो है वो इस तरीके से आता है। ठीक है, और जो ट्रिटियम है उसमें हाइड्रोजन कितनी है हमारी, 3 है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। गैसों का नियम किसने दिया था, हु गेव द गैस लॉ, तो वो बॉयल्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तापीय चालकता किसमें अधिक होती है, तो तापीय चालकता हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है आपके मेटल्स के अंदर, धातु के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। उबलते समय तापमान कैसा रहता है, तो उबलते समय जो तापमान है वो स्थिर रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर ड्यूरिंग बॉयल, जब हम कोई चीज़ बॉयल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो हम बोल रहे हैं आपके पास है सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो आपके पास यहाँ पर सॉलिड से गैस बन रही है, उसको डायरेक्ट उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सॉलिड से लिक्विड बनने की, सॉलिड से गैस बनने की, उसको जो है वो सब्लिमेशन कहा जाता है, उदर्वपातन कहा जाता है, और बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वाष्पीकरण कब होता है, इवेपोरेशन अकर्स कब होती है, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी ताप पर वाष्पीकरण हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। परावर्तन का नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने जो है वो पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से कोई किरण आ रही है, एकदम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 एंगल बनते हैं, उनको क्या कहेंगे हम, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अब लेंसेज वाली चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर जो है वो किस तरीके की इमेज बनाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका दर्पण वाला क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन है ना, तो आपका कनकेव और कन्वेक्स मिरर, 2 टाइप के मिरर की हम बात करते हैं। ठीक है, आपका एक होता है प्लेन मिरर, ठीक है, गोलीय दर्पण जिसको हम कहते हैं। तो प्लेन मिरर के जो है, समतल दर्पण के जो है, गोलीय दर्पण समतल दर्पण 2 हैं, इसमें जो है वो 2 टाइप के आते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हमारे पास पूछा है कि अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर बोल रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर का प्रतिबिंब कैसा है, रियल बनाता है, वास्तविक या वर्चुअल बनाता है, काल्पनिक है, बोथ है, नन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो देखो अलग अलग जगह पर जो है वो आपके जो है वो दर्पण की स्थिति देखने को मिलती है कि अगर वो इनफाइनाइट पर है, वस्तु को अगर हम इनफाइनाइट पर रखते हैं, ठीक है, तो वो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, वो फोकस पर है तो उल्टा और वास्तविक बनेगा। हर जगह पर उल्टा और वास्तविक ही बनता है, लेकिन जब फोकस जो है ध्रुव के बीच है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखा जाता है, तब आपका जो है वो सीधा और आभासी बनेगा। आपको इतने सारे में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है, तो वो जो है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। सिर्फ एक केस में जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, जो मैंने बता दिया आपको कि जब वो फोकस के बीच में और ध्रुव के बीच में है, पोल के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, तब वो जो है वो वर्चुअल बनाएगा। बाकी केसेस में वो आपका उल्टा और वास्तविक ही बनाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास सिंपल पूछा है कि वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब, कॉन्वेक्स मिरर इमेज, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है, तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक अगर आप उत्तल दर्पण का देख लोगे ना, कॉन्वेक्स मिरर का, तो बाकी आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का यूज़ हम जो कि इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए, यानी कि आप सिंपल बोल सकते हो कि इसका यूज़ हम जो है वो साइड मिरर के रूप में करते हैं, हम जो है वो कन्वेक्स मिरर का यूज़। ठीक है, सोडियम परावर्तक लैंप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये 2 आपने याद रखने हैं। बाकी अगर हम अवतल की बात करें तो इसका जो है आप दाढ़ी बनाने में भी ये काम आता है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, आँख कान नाक वाले डॉक्टर हैं।
ठीक है, सोलर कुकर में इसका यूज़ किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में इसका यूज़ किया जाता है, सर्च लाइट में इसका यूज़ किया जाता है, साइड मिरर में आपका जो है वो ये आएगा। बाकी आपने याद रखनी है ये चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी की इकाई क्या है? तो लेंस की फोकस दूरी की इकाई है डायोप्टर। डायोप्टर से मेजर करते हैं। आंख में प्रतिबिंब जो है वो बनता है, इमेज फॉर्म होती है, तो वो कहाँ पर बनती है? तो वो बनती है आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। चलिए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आंख का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बनता है। निकट दृष्टि दोष, ये वाले आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये क्या चीज़ है? तो हमारे पास मानव के जो है वो निम्नलिखित दोष हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष कैसे याद रखना है? देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है मायोपिया में, इसमें केवल कम दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, जो बोलने का मतलब है कि कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी जो दूर ना दिखना, कांट सी फार, मतलब आपको दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कम दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो कम दूर की है, लेकिन जो ज़्यादा दूर वाली है, निकट दृष्टि दोष में आपने ध्यान रखना कि दूर वाली चीज़ें आपको नहीं दिखती है। मैक्सिमम क्या करते हैं, निकट दृष्टि वाला दोष है, यानी कि निकट लगा देंगे और गलत हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि आप निकट तो देख सकते हो लेकिन दूर नहीं देख सकते हो, उसको मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब सम टाइम पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर बनता है, तो जो आपकी दृष्टि पटल होती है उसके सामने बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दृष्टि पटल के सामने बनेगा, याद रखना। प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है मायोपिया में। ठीक है, ये कैसे ठीक हो सकता है? तो ऐसे वाले बच्चों को या लोगों को जो है वो कहा जाता है कॉनकेव लेंस लगाने को कहा जाता है, उत्तल दर्पण लगाने को कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे अवतल दर्पण, उत्तल नहीं, कॉनकेव को बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा दोष है दूरदृष्टि दोष। अब आपको समझ आ गया होगा, दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि वो दूर तो देख सकता है लेकिन पास की चीज़ें उसको नहीं दिखाई देंगी। इसमें केवल दूर की ही वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूरदृष्टि दोष में पास की नहीं दिखती है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो वो बनेगा दृष्टि पटल के पीछे। याद रखना आपने, दृष्टि पटल के पीछे आपका जो है यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो बनता है, इमेज बनता है। दृष्टि पटल के सामने बनता है मायोपिया में, जिसको कॉनकेव लेंस के थ्रू ठीक किया जाता है, और दृष्टि पटल के पीछे बनता है हाइपरमेट्रोपिया में, जिसको जो है वो कॉन्वेक्स यानी कि जिसको उत्तल लेंस कहा जाता है, उस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है हाइपरमेट्रोपिया को। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, रंगांधता किससे संबंधित है? तो आपको यहाँ पे रंग मतलब आपको नहीं दिख रहे हैं तो आंख से संबंधित है। अब मैंने 3 आप लोगों को आंख के दोष बताए थे ना, तो तीसरा भी हम डिस्कस कर लेंगे, जिसको दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। क्या कहेंगे हम? तीसरा दोष है आपके पास दृष्टि वैषम्य, जिसको कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में जो है वो एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। इसमें क्या होगा, जो कॉर्निया की आकृति जो है वो कैसी हो जाती है, जो हमारा कॉर्निया है उसकी आकृति जो है वो बराबर नहीं रहती है, असामान्य हो जाती है, थोड़ा बड़ा थोड़ा फूल गया होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कैसे ठीक होगा? सिलिंड्रिकल लेंस के थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, कैसे ठीक करेंगे? सिलिंड्रिकल लेंस के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। जो आपकी थर्ड मैंने यहाँ पे बताया दृष्टि वैषम्यता है या एस्टिग्मेटिज्म है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो तीनों दोष हमने यहाँ पर जो है वो क्लियर कर लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कौन सा लेंस आप कहाँ पे यूज़ करोगे, कहाँ पे कैसी इमेज बनती है, तो वो हमने सारा यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों इससे पिछली क्लासेस अगर किसी ने नहीं देखी है
चाहे वो जेबीटी कमीशन वाले स्टूडेंट है, पटवारी वाले स्टूडेंट है, एचपी टैट वाले जिसमें जेबीटी टैट है, नॉन मेडिकल टैट है, मेडिकल टैट है, आर्ट्स टैट है, जो भी स्टूडेंट है आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको सभी के लिए जो है वो सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन पे जो है वो बता सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगी। ठीक है, बाकी जेबीटी वालों के लिए साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश हिंदी की भी बनी है, तो धीरे धीरे क्लासेस उसकी भी जो है आप लोगों को बीच में देखने को मिलेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।